तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये रिप्रेजेंट किससे होता है? ये होता है स्मॉल सी से रिप्रेजेंट। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है यार, ये भी याद कर लो। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मास ऑफ 1 kg टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जाम में अक्सर औकात ए या बी पार्ट में पूछ लेता है, तो आप क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिक्वायर्ड बाय अ मास ऑफ 1 kg, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेफिनेशन किसकी है? स्मॉल सी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, अब आ जाओ, उसका फॉर्मूला क्या है? स्मॉल सी इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ मास ऑफ 1 kg। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें से ये क्या है? क्यू क्या है? ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, ये डेल्टा थीटा क्या है? ये है चेंज इन टेम्परेचर। एम क्या है? मास। सही है, ओके हो गया। तो अगर हम एनर्जी को सब्जेक्ट बनाएं क्यू को, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, एम सी डेल्टा थीटा। ठीक है, अब ओवर द नोट्स आप एक चीज़ ये याद रखना कि जहाँ पे भी मैं एनर्जी लिख रहा हूँ ना, तो मैं क्यू जो है वो इस तरह का बनाऊँगा, और जहाँ पे मैं थीटा लिख रहा हूँ ये थीटा, तो मैं क्यू इस तरह का बनाऊँगा। ठीक है, ये थीटा जो है वो चेंज इन टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन टेम्परेचर, और जो हमारा Q है वो एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो दिस गेट्स कंफ्यूजिंग समटाइम्स। सो Q जो है आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा थीटा जो है वो चेंज इन टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आंसर। अब आ जाओ, इस फॉर्मूले को अप्लाई किस तरह करते हैं। ठीक है, अच्छा, सी आपको पता है, स्मॉल सी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करता है। ये कब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, अभी सब कुछ पढ़ लिया। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ मास ऑफ 5 kg। 5 आ गया हमारे पास, M5 आ गया। वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 20 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा थीटा भी आ गया। ये कितना हो गया? 80 - 20 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये भी आ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आ गई। हमें निकालनी क्या थी? एनर्जी। हमें निकालना है Q, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ नीचे। Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। एम हमारे पास गिवन था, सी गिवन था, और डेल्टा थीटा इज़ बेसिकली 80 - 20 इज़ इक्वल टू 60। मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और बात याद रखो। ठीक है, दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही लॉजिकल बात है और एग्जाम में कभी कभार करने को आ भी जाती है। ठीक है, ये आंसर देख रहे हो? ये आंसर कितना बड़ा आंसर है, लाइक इट इज़ अ 7 फिगर आंसर। तो इस तरह के आंसर लिखने में अक्सर हमसे गलती हो जाती है एग्जामिनेशन में। तो हम क्या करते हैं, जूल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं इन अ बिगर यूनिट दैट इज़ किलोवाट आवर। ठीक है, देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। मोस्टली द आंसर ऑफ जूल्स इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, 7 फिगर का आंसर आ रहा है, अभी कभी कभार 9 फिगर तक चले जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी लार्ज आंसर एंड देयर इज़ अ चांस कि आप CI में मिस्टेक कर दो ये लिखने के लिए। तो हम इसे एक ऑल्टरनेट एनर्जी यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर भी एक ऑल्टरनेट एनर्जी का यूनिट है, और इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? बेसिकली डिवाइड कर देते हो। ठीक है, इस टर्म से 3650। सही है, जो भी आपके पास जूल्स का आंसर आता है, सपोज करो ये आंसर आया मेरे पास। सही है, मेरे पास ये आंसर आया 12600 जूल्स। अब इसे अगर मुझे किलोवाट आवर में करना है ना कन्वर्ट, अब बिगर यूनिट में, तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली ये आंसर लूँगा 12600 एंड विल डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ठीक है, 3650। सही है, तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा इसका 0.35 किलोवाट आवर। तो अब ये देखो 0.35 किलोवाट आवर कितना आसान है, एंड इट इज़ लेस लाइकली कि हम यहाँ पे मिस्टेक करें इंस्टेड ऑफ ये पूरा लिखने के 12600 जूल। तो ये बेसिकली एग्जामिनेशन में टिप है कि अगर आपका आंसर जो है 8 to 9 फिगर या 7 फिगर्स पे जा रहा हो इन टर्म्स ऑफ जूल्स, तो आप उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दो। और किस तरह कन्वर्ट करोगे? जो जूल्स में आंसर आ रहा होगा उसको डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू से। ये वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल के सिंबल से। ठीक है,
ये स्मॉल एल का सिंबल है। इसके यूनिट्स क्या हैं, जूल्स पर केजी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट वर्ड, required by a mass of 1 kg, important word, to change its state at a constant temperature, ठीक है। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है लेटेंट हीट, बेसिकली स्पेसिफिक latent heat is the amount of energy required by an object of 1 kg to change its state at constant temperature, ठीक है। अब L जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का, एनर्जी दैट इज़ Q, देखो Q मैंने वापस उसी तरह लिखा है एनर्जी की टाइप, डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। और अगर एनर्जी को सब्जेक्ट बना देंगे तो इस तरह का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसके थोड़े देख लेते हैं। L इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट, Q इज़ इक्वल टू एनर्जी, M इज़ इक्वल टू मास। सो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाउ डू वी डिसाइड वेदर वी शुड यूज़ Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा थीटा या Q इज़ इक्वल टू ML। अच्छा, अब मुझे बताओ, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हमें क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है एनर्जी का। एनर्जी का Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा थीटा वाला फार्मूला यूज़ करना है या Q इज़ इक्वल टू ML वाला फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि आ तो दोनों से एनर्जी रही है, तो ये हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। इसका एक सिंपल सा आंसर है, देखो, अगर सिस्टम में स्टेट चेंज हो रही हो, ठीक है, मतलब सिस्टम में इफ देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, या तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो, ठीक है, या लिक्विड से गैस में जा रहा हो, या वाइस वर्सा, गैस से लिक्विड में जा रहा हो या लिक्विड से सॉलिड में जा रहा हो। जब स्टेट चेंज हो रही है ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तब आप लगाओगे Q इज़ इक्वल टू ML। अगर जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से सॉलिड में ही रह रहा है लेकिन सिर्फ टेम्परेचर 20 से 70 हो रहा है, तो आप लगाओगे Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। तो मेरी बात समझ आई, जब भी स्टेट चेंज हो रही होगी तब आप लगाओगे Q इज़ इक्वल टू ML, और जब भी सेम स्टेट में सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, या यहाँ पे सॉलिड की जगह लिक्विड लिख दो, गैस लिख दो, सेम स्टेट में जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तब आप लगाओगे Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। चलो अब इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस इज ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स टेम्परेचर, ठीक है, अगर सिर्फ टेम्परेचर का चेंज है, देन वी यूज़ दिस Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। इफ़ द सब्सटेंस ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है, मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, बॉइलिंग, कंडेंसिंग, जो भी हो, देन यू यूज़ Q इज़ इक्वल टू ML, ठीक है। ये समझ आ गई इतनी बात। अब नाउ लेट्स कम ऑन टू स्पेसिफिक डिविजन्स, ठीक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो है ना वो दो चीज़ों में डिवाइडेड होती है, मतलब ये दो तरह की होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हमने देखा था C होता है स्मॉल a की तरह का। स्पेसिफिक लेटेंट हीट दो तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरी होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दो तरह की होती हैं, इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या वाइस वर्सा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो लेटेंट हीट होगी वो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेकिन अगर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो आपकी जो लेटेंट हीट होगी वो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। दोनों लेटेंट हीट्स पढ़ ली। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मास ऑफ 5 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू कन्वर्ट इनटू 5 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आइस से हम जा रहे हैं वाटर में, ठीक है, हम जा रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q इज़ इक्वल टू ML, सही है। तो हम लगा देते हैं, हमारे पास L भी गिवन है 330 इंटू 10⁻3, ठीक है, ML लगा दिया। M हमारे पास मास था, L हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट गिवन थी, हमने वो भी लगा दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब अगर इस आंसर को मुझे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 1650,000 डिवाइडेड बाय वो वाली किलोवाट आवर की क्या वैल्यू थी, 3650, सही है। तो हमारे पास किलोवाट आवर में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर
5 kg of water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू कन्वर्ट इनटू 5 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री। अच्छा देखो, लिक्विड से हम गैस में जा रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट चेंज हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Q इज इक्वल टू ml। सही है, लगा देते हैं। m हमारे पास 5 kg है, l क्या है 2260 एंड 3 मोर जीरोस, तो ये लगा दिया। अब इसको भी अगर मुझे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करता, इसको भी लिखता और डिवाइड कर देता 3, 6 एंड 5 जीरोस से। ठीक है, क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हो, यहाँ तक कोई सवाल ना हो, लेकिन अगर फिर भी सवाल है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर। ठीक है, अब आ जाओ, एक्सप्लेन वाई एवरी टाइम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों इस तरह होता है भाई? क्योंकि फ्यूजन में जब आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होते हो तब बॉन्ड्स जो हैं सिर्फ वीक होते हैं। ठीक है, बॉन्ड सिर्फ वीक होते हैं, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम होती है। हाउएवर जब आप वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस में जाते हो तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होती है। तो ये आप याद कर लो। ठीक है, अब आ जाओ रीज़न नंबर 2 पे। ठीक है, इसी चीज़ का रीज़न नंबर 2 क्या है? ठीक है, ये एक्सप्लेन वाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका पहला रीज़न तो ये है कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तब बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं, लेकिन लिक्विड से गैस में जब जा रहे हो तो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगी। ये एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न इसका क्या है कि जब वाटर जो है स्टीम में टर्न होगा, जब लेकिन अब लिक्विड से गैस में जा रहे हो, ठीक है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज स्टीम मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ब्रेक करके एस्केप करेंगे सराउंडिंग में। तो ये आपका दूसरा रीज़न हो गया। ये बोथ रीज़न्स आपको आइदर याद होने चाहिए या रिफ्रेश करके एग्जाम में लिख लो, लेकिन आइदर वे आपको इन दोनों रीज़न्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ एक सवाल पे जिसमें हम दोनों फार्मूला साथ लगाएंगे। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा और Q इज इक्वल टू ML। Calculate the energy required in kilowatt hours to convert 6 kg of ice, initially solid पे है, at -20 डिग्री सेंटीग्रेड into 6 kg of steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आ जाओ इसमें देखते हैं फेजेस कौन कौन से। इनिशियली हमारे पास क्या है? इनिशियली हमारे पास क्या है? आइस है, आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और हमें जाना क्या है? 6 kg ऑफ स्टीम, स्टीम पे जाना है। बेसिकली इसको अगर मैं लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख दूँ, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस सॉलिड को आप 0 डिग्री पे लाओ ना, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सॉलिड से सॉलिड पे ही जा रहे हैं लेकिन सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो MC डेल्टा थीटा। अब आइस से सॉलिड से आप लिक्विड में कन्वर्ट करो, क्योंकि फाइनल स्टेज हमें गैस में देना है ना, तो हम पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अगर सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ML, और यहाँ पे क्या आएगी? फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वाटर को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आओ, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाटर लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या लगेगा? MC डेल्टा थीटा। अब जो वाटर है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अगर हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो क्या लगेगा? MLV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कितने स्टेप्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 स्टेप्स में हमारी जो एनर्जी है उसको टोटल करेंगे, तब हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी फॉर दिस कन्वर्जन। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह किया गया। हमें एक तो सारी चीज़ें बता दी हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस क्या है, वाटर क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, और वेपराइजेशन क्या है। तो एक दफ़ा हमने ये स्टेप्स देख लिए, 1 2 3, देखते हैं 5 ही है कि नहीं। यस 5 ही हैं, हमने भी 5 ही किए थे, तो मतलब हमने सही किया था। एक दफ़ा देख लेते हैं वापस। 6 kg ऑफ आइस को पहले आप 6 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री ले रहे हो, तो इसमें MC डेल्टा थीटा लग जाएगा। फिर आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो ML लग जाएगा। फिर वाटर को
100 डिग्री पे ले आ रहे हो तो MC डेल्टा थीटा लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसी वाटर को आप स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके पास ml लगेगा। इस टोटल एनर्जी को अगर आपको किलोवाट आवर में करना है तो किससे डिवाइड कर दोगे, 18,312,000 डिवाइडेड बाय 3, 6 and 5 zeros, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये देखो किलोवाट आवर में भी इसने कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अगर 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट $1 है तो मुझे बताओ टोटल एनर्जी की कॉस्ट कितनी होगी। किलोवाट आवर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे $1 से, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये है हीट कैपेसिटी, इसको हम लेबल करते हैं कैपिटल C से, ठीक है। इसकी जो यूनिट्स हैं वो क्या है, जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी देख लो, ये देखो कैपिटल C है ये, ठीक है। इज़ इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, और अगर एनर्जी को हम सब्जेक्ट बना दे तो क्या आ जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसमें बस ये याद रखो कि ये कैपिटल C है इसलिए ये हीट कैपेसिटी है, और जो स्मॉल c था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, ठीक है। अब आ जाओ एन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड, ठीक है। अब इसमें हम स्मॉल c की बात कर रहे हैं। किसी भी सॉलिड की अगर स्मॉल c निकालनी है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये एपरेटस सेट करना है, ठीक है। अब इस एपरेटस में है क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी आपकी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेनी है उसका एक ब्लॉक ले लो। जैसे हमने कॉपर की लेनी थी तो कॉपर का ब्लॉक ले लिया, एक थर्मोमीटर यहाँ पे प्लेस कर दिया और एक हीटर यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अलॉन्ग विथ अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल, अच्छा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है और एम मीटर सीरीज़ में लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये सारा अरेंजमेंट आपको करना है। और ये जो ब्लॉक है ये उस मटेरियल का होगा, ये जो ब्लैक ब्लॉक है ये उस मटेरियल का होगा जिस मटेरियल की आपको C मेजर करनी है। हमें कॉपर की मेजर करनी थी तो ये पूरा ब्लॉक जो है वो कॉपर का है, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या होगा, क्लोज द स्विच एंड मेजर द करंट यूजिंग मेजर द करंट यूजिंग एम मीटर एंड मेजर वोल्टेज यूजिंग वोल्ट मीटर, ठीक है। ये स्विच क्लोज किया हमने, ये स्विच हमने क्लोज किया और हमने वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग ले ली और एम मीटर से करंट की रीडिंग ले ली, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, द पावर सप्लाई टू द हीटर कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। पावर हमें मिल जाएगी करंट की, IV को मल्टीप्लाई करके देखो पावर वुड बी इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज। करंट की हमारे पास रीडिंग कहाँ से आई है, एम मीटर से, वोल्टेज की कहाँ से आई है, वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो ये दोनों रीडिंग हमारे पास होंगी, हम पावर निकाल लेंगे, ठीक है। अब द एनर्जी Q और E सप्लाइड टू द हीटर कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। अब मुझे बताओ, प्रीवियस हमने लेक्चर से ये पढ़ा था ना कि पावर इज़ इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अगर एनर्जी मुझे निकालनी हो तो पावर इनटू टाइम इज़ इक्वल टू एनर्जी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हम एनर्जी या Q निकाल लेते हैं, ठीक है। एनर्जी किस तरह आएगी, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो IV मतलब करंट इंटू वोल्टेज इंटू टाइम, ठीक है। ये हमारी एनर्जी हो गई। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर हो, अगर नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि सम वैल्यूज़ हीट कैपेसिटी फॉर कॉपर ब्लॉक, ठीक है। लेट्स अज्यूम सम वैल्यूज़ टू कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर ब्लॉक, ठीक है। अब हमने ये कहा कि चलो अब यहाँ से तो रीडिंग्स आ जाएंगी हमारे पास, वो हम लिख देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये है एक स्टेप ऑफ अजम्पशन जब आपके पास एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स ना हो। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स हैं तो आप वही लिखोगे, आप 10 पुट करोगे करंट की जगह, वोल्टेज की जगह 110, टाइम आपके पास जो आपने स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किया है वो पुट करोगे। ये रीडिंग्स आपकी एक्सपेरिमेंट से आ सकती हैं या आप अज्यूम करके लिख सकते हो कोई भी अपनी तरफ से, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन इट, ठीक है। अब आपके पास जब ये आ जाएंगी रीडिंग्स तो आप इससे Q तो निकाल लोगे इजीली, एनर्जी तो आ जाएगी, ठीक है। आपको मास ऑफ कॉपर भी पता है, आपको चेंज इन टेम्परेचर भी थर्मामीटर से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब चीज़ रह क्या गई है, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूँ Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। अगर डेल्टा थीटा आपको थर्मामीटर से पता चल गया, मास आपको ऑलरेडी पता है, Q भी आपको पता चल गया IVT के फॉर्मूले से, तो बची क्या चीज़ है, C आ जाएगा इजीली, वैल्यूज़ पुट इन करके बिल्कुल इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए, ठीक है, जो कि आपने लेनी है सो दैट द एक्सपेरिमेंट
गिव्स यू एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है। तो कुछ 3 प्रिकॉशंस हैं वो याद कर लो। हीटर मस्ट बी फुल्ली इमर्स इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है। देयर शुड बी नो गैप्स बिटवीन द थर्मामीटर एंड द कॉपर ब्लॉक, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कवर द ब्लॉक विथ सम काइंड ऑफ इंसुलेशन टू प्रिवेंट हीट लॉस, ठीक है, इसे हम लैगिंग भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप ऑफ प्रिकॉशंस हैं जो आप याद कर लो या रिफ्रेश करके एग्जाम में लिखाना, क्योंकि ये कभी कभार एक्सपेरिमेंट आता है, पूछता है कि कैलकुलेट किस तरह करोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड, तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट बताओगे और ये प्रिकॉशंस बता दोगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट लॉस बाय वन सब्सटेंस इज हीट गेन बाय द अदर सब्सटेंस, ठीक है। देखो हीट कभी भी ना या तो वेस्ट हो जाती है या हीट गेन बाय अदर सब्सटेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखो अगर 2 kg ऑफ वाटर है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दी हुई है इज़ इनिशियली एट दिस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और 3 kg ऑफ लेमिनेड है जिसकी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है जो कि है इनिशियली एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे हैं और इनका फाइनल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जो वाटर है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ थोड़ा सा साइड नोट बना के, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो वाटर जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया है, तो इसने क्या किया है, हीट लॉस। ये हीट लॉस। लेमिनेट क्या है, लेमिनेट 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया है, तो इसने क्या किया है, हीट गेन। अब ये जो वाटर ने हीट लॉस किया है वुड बी इक्वल टू हीट गेन बाय द लेमिनेट, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, सो लेट्स इक्वेट सम वैल्यूज। दोनों की हीट लॉस की वैल्यूज या हीट गेन की वैल्यूज आएंगी भी किस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। तो लेट्स प्लेस इन वैल्यूज। सबसे पहले वाटर के लिए निकाल लेते, ठीक है। वाटर का मास क्या था 2 kg, C क्या था 4200, डेल्टा थीटा क्या था 80 से उसका 50 पे आ गया तो 30 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई वाटर की वैल्यू Q की। अब यही सेम वैल्यू लेमिनेट गेन करेगा, ये जो वाटर ने हीट लॉस किया है ना वही सेम वैल्यू गेन करेगा लेमिनेट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 252,000, ठीक है। मास क्या था लेमिनेट का 3, Cl जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेमिनेट हमें निकालनी थी। चेंज इन टेम्परेचर क्या है लेमिनेट का 50 से 10, तो हमने ये कर दिया और हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय ये आ गई और हमारे पास Cl इज इक्वल टू 2100, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो इस पूरे चैप्टर में यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन डाउनलोड इट एंड गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।